नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेरी जान विद सुमेरा खान। और आज बात करेंगे आम बजट की। आम बजट पेश कर दिया वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। उसके बारे में चौतरफा चर्चा हो रही है कि क्या मुख्य बातें रहीं और क्या टेकअवेज हैं हम सब के लिए इस बजट से। तो मैं कोशिश करूंगी कि इस बजट में जो बड़े फैसले लिए गए उनके पीछे का मकसद क्या है और दरअसल क्या उद्देश्य है निर्मला सीतारमण का या सरकार का इन बड़े फैसलों को लेने के पीछे और कहाँ वो पहुंचना चाहते हैं, सरकार किस दिशा में आगे बढ़ रही है, उसके बारे में मैं बात करूं। दरअसल इस बजट की अगर बात की जाए तो ये बजट एक बोल्ड, एक साहसिक बजट है। निर्मला सीतारमण ने कोशिश की है कि वो विकास की जो दिशा है जिस पर वो चाहते हैं कि देश आगे बढ़े, खास तौर पर कोरोना काल देश ने देखा है, दुनिया ने देखा है और अर्थव्यवस्था की हालत बहुत ख़राब है। ऐसे समय में ग्रोथ या विकास की दिशा पर देश आगे बढ़े, इसकी कोशिश की गई है और वो इस बजट में दिखाई देता है। साहसिक है ये बजट। साथ ही रिफॉर्म की तरफ भी सरकार आगे बढ़ी है, तेज़ी से बढ़ी है और उस पर मजबूत इच्छा शक्ति भी सरकार की दिखाई दे रही है। बस जो सरकार कह रही है वो करने में अगर सक्षम होती है तो इससे देश को बहुत फ़ायदा होगा। तो आइए एक एक कर जो मुख्य बिंदु हैं इस बजट के, जो बड़े फैसले हैं, जो बिग टिकट रिफॉर्म्स हैं या जो बड़े अनाउंसमेंट्स किए गए हैं निर्मला सीतारमण द्वारा, उनके क्या मायने हैं वो समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो निर्मला सीतारमण का जो ये बजट है ये एक्सपेंडिचर बजट है, यानी निर्मला सीतारमण ने इस तरह की हालत में भी अर्थव्यवस्था की गुंजाइश निकाली है कि उन्होंने एक्सपेंडिचर को बढ़ाया है, खर्च को बढ़ाया है, एक फिस्कल पुश देने की कोशिश की है। यानी अगर आप और पैसा डालेंगे अर्थव्यवस्था में तब अर्थव्यवस्था की जो गाड़ी है वो तेजी से आगे बढ़ेगी, इसकी कोशिश की गई है। तो अभी लगभग 34.46% बढ़ाया है एक्सपेंडिचर निर्मला सीतारमण ने और उसकी गुंजाइश उन्होंने निकाली। इसके बाद जो दूसरा बड़ा फैसला है वो ये कि रिफॉर्म का जो सिग्नल है वो बहुत साफ है, यानी सरकार ये चाहती है कि रिफॉर्म हो और उसको लेकर सरकार ने बड़े फैसले किए हैं। हालांकि इसको लेकर विरोध होगा, आगे चलकर राजनीतिक विरोध भी होगा। ये जो सरकारी बैंक हैं या जो स्टेट ओन बैंक्स के अलावा जो इंश्योरेंस कंपनी है उनमें अगर ये सरकार डिसइन्वेस्टमेंट की तरफ आगे बढ़ती है तो वहाँ पर ज़रूर विरोध का सामना सरकार को करना पड़ेगा, लेकिन सरकार उसके बावजूद इसमें आगे बढ़ रही है। तो रिफॉर्म का जो एक साफ इंटेंट है सरकार का इस बजट में वो साफ दिखाई दे रहा है। 2 पब्लिक सेक्टर बैंक्स, एक स्टेट ओन इंश्योरेंस कंपनी को जो सरकार है उसने डिसइन्वेस्टमेंट के लिए लाइन अप किया है। इंश्योरेंस में एफडीआई को बढ़ाया भी गया है, 74% कर दिया गया है इंश्योरेंस में एफडीआई को 49% से, यानी कि इस क्षेत्र में, इंश्योरेंस के क्षेत्र में अब जो फॉरेन प्लेयर्स हैं या बाकी और प्लेयर्स हैं वो आ सकते हैं और इसका एक जो नतीजा है वो ये भी होगा कि हम हेल्थ केयर सेक्टर में भी जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो भी और ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा और ज़्यादा बड़ी पॉपुलेशन को हम उसमें कवर कर पाएंगे। साथ ही एलआईसी का आईपीओ आएगा। तो रिफॉर्म्स को लेकर सरकार का जो इंटेंट है, सरकार का जो उद्देश्य है वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। सरकार ने पॉपुलिज्म करने की कोई कोशिश नहीं की है, यानी सिर्फ लोगों को खुश करने के लिए, राजनीतिक फ़ायदे के लिए कोई फैसला नहीं लिया है और ग्रोथ को ही पुश देने की कोशिश की है। और इसका उदाहरण साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि मिडिल क्लास को इनकम टैक्स स्लैब में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, इनकम टैक्स में कोई छूट नहीं दी गई है, उसे जस का तस रखा गया है। तो पॉपुलिज्म करने की कोशिश नहीं की गई है। ये समय भी शायद सबसे मुफीद है क्योंकि आमतौर पर सरकारों के कार्यकाल के दौरान कहा यही जाता है कि आखिर के 1.5-2 साल में बहुत मुश्किल होता है इस तरह के मुश्किल और बड़े फैसले लेना, और जो अभी समय है सरकार के पास वो मुफीद है, वो बड़े फैसले ले सकते हैं। इसके अलावा हालांकि 75 साल के से ज़्यादा के जो उम्र के लोग हैं उन्हें आईटी रिटर्न, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से थोड़ी छूट ज़रूर मिली है अगर उनकी सोर्स ऑफ इनकम सिर्फ पेंशन है। तब अगर उनका सोर्स ऑफ इनकम इसके अलावा भी कोई और है तो फिर उनको भी बाकी तमाम लोगों की तरह इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होगा, लेकिन ये एक राहत उन्हें ज़रूर दी है। जो उनको दिक्कत थी उसको हल करने की कोशिश की है। इसके अलावा हेल्थ सेक्टर में बड़ा इन्वेस्टमेंट सरकार की तरफ से किया जा रहा है, एक बहुत बड़ा पुश स्वास्थ्य के क्षेत्र को दिया जा रहा है और ये कहा जा सकता है कि इट इज़ हाई टाइम कि सरकार ये करे, यानी हेल्थ सेक्टर को उसका जो वाजिब हक है वो मिल रहा है। और कोरोना ने हमें ये सिखाया है कि स्वास्थ्य का क्षेत्र और उसमें इन्वेस्टमेंट कितना ज़रूरी है, क्योंकि जब ज़रूरत पड़ी देश को और एहसास हुआ हमें कि ये क्षेत्र था जिसमें जितना इन्वेस्टमेंट होना चाहिए था, जितना खर्च होना चाहिए था वो नहीं हम कर रहे थे, तो सरकार ने उस चीज़ का एहसास किया है और उसको दुरुस्त करने की कोशिश की है। बड़ा पुश है सरकार का हेल्थ केयर सेक्टर में। 137%, 137% की बढ़ोतरी की है सरकार ने इस क्षेत्र में। जो सरकार का बजट है उसको लेकर
कोरोना की वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ सरकार ने रख रखा है। बताया है निर्मला सीतारमण ने कि 2 वैक्सीन हमारे पास हैं और वैक्सीन हम लेकर आने वाले हैं। कुछ और वैक्सीन हैं जो सामने आ जाएंगी भारत में, जो मैन्युफैक्चर हो रही हैं, बन रही हैं। तो ये बड़ा पुश है हेल्थ केयर सेक्टर के लिए और इससे सरकार करना यही चाहती है कि जो सेकेंडरी टर्शरी यानी जो हेल्थ केयर सेंटर्स हैं और उसके अलावा जो तमाम जो सिस्टम्स हैं हेल्थ केयर के, वहाँ पर उनको भी मजबूती मिले, तो आम आदमी को जो स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं वो बेहतर मिल सकें और उसको लेकर ये बड़ा पुश है सरकार की तरफ से। बैड बैंक एक बहुत अच्छा सरकार का फैसला है और इसकी बहुत तारीफ हो रही है, क्योंकि हम लगातार पिछले कुछ सालों से सुन रहे हैं एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, यानी बैंकों के वो लोन जो कि अब उनके लिए लायबिलिटी बन गए हैं और इसकी वजह से बैंक्स की जो बैलेंस शीट है वो पूरी तरह से गड़बड़ाई हुई थी। वो अपने इन एनपीएस की वजह से अपनी बाकी के जो स्पेंडिंग थी, बाकी की जो खर्चे थे, उसको भी वो ठीक से नहीं कर पा रहे थे। तो ये एक लगातार उनके ऊपर तलवार लटकी हुई थी। सरकार ने एक बैड बैंक बनाने का बड़ा और अहम फैसला लिया है और 6 साल तक हालांकि ये कहा जा सकता है कि सरकार इस पर सख्त फैसला नहीं ले पाई, लेकिन आखिरकार अब वो समय आया जब सरकार ने बड़ा और अहम फैसला ले लिया है कि एक बैड बैंक बनाया जाएगा और इसमें जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है वो टेक ओवर कर लेगी जितने भी बैड लोन्स हैं, बैड एसेट्स हैं, जो एनपीएज हैं बैंकों के, और इससे बैंक्स भी उनकी बैलेंस शीट भी क्लीन हो जाएगी, यानी एक क्लीन स्लेट से फिर वो आगे काम कर पाएंगे जब देश में अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही होगी। बैंकों पर ये एक्स्ट्रा बोझ नहीं होगा एनपीए का। तो ये बड़ा और अहम फैसला है और बहुत ज़रूरी था, हाई टाइम कि ये फैसला होता। इसके अलावा डीएफआई का फिर से पुनर्जन्म हुआ है, यानी कि डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर जो डेवलपमेंट फाइनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर जो बॉडी है वो फिर से बनाई जाएगी डीएफआई। और ये दरअसल होता इसलिए है कि आपके जो लॉन्ग जेस्टेशन प्रोजेक्ट्स होते हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जिनमें बहुत लंबा समय लगता है जिनको पूरा करने के लिए, लेकिन देश के लिए बहुत ज़रूरी हैं, देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत ज़रूरी हैं, उस तरह के प्रोजेक्ट्स के लिए डीएफआई को फिर से बनाया जाएगा जो उनको लोन दे सकते हैं। और इसको हालांकि प्रोफेशनली मैनेज किया जाएगा, ये भी साफ तौर पर सरकार की तरफ से कहा गया है। तो उसे स्टैट्यूटरी बैकिंग होगी सरकार की, लेकिन प्रोफेशनली मैनेज्ड होगा। और इसका जो लेंडिंग पोर्टफोलियो है, यानी जो पैसे वो दे सकते हैं, वो 3 साल के अंदर अंदर 5 लाख करोड़ का किया जाएगा। तो ये बड़ा, इससे इन्वेस्टमेंट पुश देश में बहुत से ज़रूरी जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए आएगा और ये जिस तेज़ी से हमारा देश आगे बढ़ रहा है उसमें ये बहुत ज़रूरी और अहम फैसला है। लेकिन साथ ही क्योंकि राजनीतिक दल है जो सत्ता पे काबिज है, तो राजनीति से भी इनकार नहीं किया जा सकता, तो थोड़ी राजनीति भी करने की कोशिश की गई है और शायद सही भी है, क्योंकि अगर आप राजनीति में हैं तो राजनीति तो करेंगे। और वो इस वजह से कहा जा रहा है क्योंकि वो 5 राज्य जहां पर चुनाव होने हैं उनको लेकर भी बड़े फैसले किए गए हैं। और हालांकि बहुत से और राज्य हैं जिन्हें फ़ायदा मिल रहा है इस बजट से, लेकिन उनका नाम उस तरह से हाईलाइटेड नहीं था। इसको बजट स्पीच में निर्मला सीतारमण ने हाईलाइट किया, तो उद्देश्य यही था कि जहां पर चुनाव हैं उन राज्यों की जो मतदाता हैं, जो वहां पर लोग हैं, उन तक ये सरकार का मैसेज जाए कि वो उनको लेकर कितना गंभीर है। और इसमें वो तमाम राज्य, तमिलनाडु, केरला, वेस्ट बंगाल और आसाम, ये सब शामिल हैं और उनको लेकर बड़े बड़े हाईवे प्रोजेक्ट्स हैं जिनके बारे में अनाउंसमेंट किया गया है। तमिलनाडु में 3,500 किलोमीटर का जो हाईवे प्रोजेक्ट है वो लाया जाएगा, एक बड़ा इन्वेस्टमेंट है, 1 लाख करोड़ का लगभग। केरला में भी 1,100 किलोमीटर का जो हाईवे प्रोजेक्ट है वो आएगा, 65,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट है। इसी तरह से पश्चिम बंगाल में भी और आसाम में भी। तो ये इसको लेकर ज़रूर राजनीतिक दल, विरोधी दल बहुत हंगामा करेंगे, लेकिन सरकार ने इन प्रदेशों में अपना जो उद्देश्य है, जो राजनीतिक उद्देश्य है, उसे भी साधने की कोशिश की है। साथ ही विकास तो होगा ही, इंफ्रास्ट्रक्चर पुश तो सरकार देना चाह ही रही है। एक और बड़ा फैसला है कि स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट करने का फैसला लिया गया और ये सरकार के लिए ज़रूरी भी है, क्योंकि सरकार चाहती है कि यहाँ से सरकार के पास पैसा आए। हालांकि इसका जो लक्ष्य है वो बड़ा लक्ष्य है जो सरकार की तरफ से रखा गया है कि 1,75,000 करोड़ सरकार जुटाना चाहती है इस स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट से। जो नॉन परफॉर्मिंग PSUs है, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, उनको डिसइन्वेस्टमेंट कर। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ये उद्देश्य सरकार अगर हासिल कर लेती है तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर हासिल नहीं कर पाती है तो मुश्किल है। और हासिल कर पाना अभी थोड़ा मुश्किल ज़रूर है, क्योंकि जिस तरह की अभी अर्थव्यवस्था की हालत है, कोरोना से अभी देश उभर ही रहा है, दुनिया उभर रही है। ऐसे में ये जो लक्ष्य सरकार ने रखा है उसे हासिल करना थोड़ा मुश्किल लक्ष्य ज़रूर है, क्योंकि जब ये हालात नहीं थे तब भी सरकार अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाई है, उस तरह का डिसइन्वेस्टमेंट वो नहीं कर पाई। तो अगर कर पाती है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं कर पाती है तो ये
सरकार के लिए एक बहुत अच्छा मौका है जिसे वो गवा देंगे अगर वो उस तरह का डिसइन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते हैं। और डिसइन्वेस्टमेंट को लेकर जाहिर सी बात है राजनीतिक विरोध भी शुरू हो जाएगा, तमाम जो यूनियंस हैं वो एक्टिव हो जाएंगी। एक बड़ी बात इस बजट को लेकर यह है कि सरकार ने जो समय है, ये कोरोना का समय, जिस तरह की अर्थव्यवस्था की हालत है, उसमें क्या सरकार को करना चाहिए था। सरकार के पास दो विकल्प थे। एक विकल्प था कि वो ग्रोथ का, विकास का रास्ता चुने। दूसरा ये था कि वो थोड़ा कंजर्वेटिव हो, प्रूडेंस दिखाएं और थोड़ा समझदारी से खर्च करें या कम करें इसको। तो सरकार ने ग्रोथ का रास्ता चुना है। सरकार ने चुना है कि हम तेज़ी से फिस्कल पुश भी दें अर्थव्यवस्था को, हम जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें बड़ा इन्वेस्टमेंट करने का सरकार का उद्देश्य यही कि वहाँ से नौकरियां भी जनरेट हो, वहाँ से अर्थव्यवस्था को भी पुश मिले और देश जो है वो विकास की जो रफ्तार है देश में वो भी तेज़ी से आगे बढ़े। तो ग्रोथ पर सरकार ने जोर दिया है। प्रूडेंस ज़रूर दिखाई है, लेकिन ग्रोथ ही सरकार का मेन उद्देश्य है और वो इसमें हासिल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा बाकी जो बड़े फैसले हैं सरकार के, उनमें ये तमाम बड़े फैसले शामिल हैं। जैसे रक्षा के क्षेत्र में बजट को बढ़ाया गया है। हालांकि इसको लेकर भी एक सवाल ज़रूर ये उठ रहा है कि रक्षा के क्षेत्र में क्या और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए था, लेकिन फिर सरकार के पास उतना ही पैसा है, वो कहाँ कहाँ कितना कितना खर्च कर सकते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि LAC पर चीन एक तरफ मौजूद है, पाकिस्तान दूसरी तरफ मौजूद है और किस तरह के हालात हमारी सीमाओं पर बने हुए हैं। ऐसे में और सरकार ये लगातार कहती रही है कि वो रक्षा के क्षेत्र को मॉडर्नाइज़ करना चाहते हैं, वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे बहुत पैसा खर्च करना चाहते हैं, हम ख़रीद लगातार करें। हालांकि उसके लिए एलोकेशन किया गया है आधुनिक हथियारों की ख़रीद के लिए, लेकिन फिर भी क्या इसे और बढ़ाया जा सकता था, ये सवाल ज़रूर है। लेकिन बढ़ाया गया है, थोड़ा बढ़ाया गया है रक्षा क्षेत्र के बजट को। इसके अलावा शिक्षा पर जोर दिया गया है, महिलाओं के लिए ख़ास एलोकेशन किया गया है, ख़ासतौर पर जो टी वर्कर्स हैं आसाम के, वहाँ चुनाव भी है तो उनको भी टारगेट किया गया है, उनके लिए भी ख़ास प्रोविज़न किए गए हैं। एग्रीकल्चर सेस लगाया गया है, कृषि सेस लगाया गया है पेट्रोल और डीजल पर, लेकिन ये आम जो उपभोक्ता है उसे कोई प्रभावित नहीं करेगा, क्योंकि सरकार ने किया क्या है कि एग्री सेस तो लगाया है लेकिन जो एक्साइज ड्यूटी थी उसको कम किया है। तो आखिर में जो कंज्यूमर को देना है पेट्रोल और डीजल पर, उसकी जेब पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसको बैलेंस आउट करने की कोशिश की है। तो पेट्रोल डीजल पर जो कृषि सेस है, एग्री सेस है, वो ज़रूर लगा है। उद्देश्य यही है कि कृषि के क्षेत्र के लिए ख़ास पैसा इकट्ठा किया जाए। हालांकि सेस को लेकर ये सवाल बार बार उठता है कि सेस में जो पैसा इकट्ठा किया गया, इससे पहले कई बार ऐसा हुआ है कि वो पैसा पूरी तरह से खर्च नहीं हुआ। तो अगर सेस के नाम पर पैसा इकट्ठा करते हैं तो उसे फिर आपको उसी तरह से पूरा इस्तेमाल करना चाहिए उस क्षेत्र के लिए जिसके लिए आपने लिया है। हालांकि कृषि के क्षेत्र में सरकार ने बड़े फैसले लिए हैं। 22 ऐसी फसलें हैं जिनको लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, उनको नई सूची में शामिल किया गया है जिनके लिए स्पेशल प्रावधान किए जाएंगे। हालांकि जो फर्टिलाइज़र सब्सिडी है उसे थोड़ा ज़रूर कम किया गया है, तो उसको लेकर ज़रूर हो सकता है थोड़ा किसानों में वो, लेकिन MSP का वादा किया है, ई मंडी से जोड़ा है और मंडियों को, तो APMC के तहत और मंडियां अब जो ई नाम है उसके साथ जुड़ जाएंगी। तो ये तमाम बड़े फैसले ज़रूर सरकार ने कृषि के क्षेत्र के लिए लिए हैं। बड़ा पुश है कृषि के क्षेत्र के लिए भी, कृषि सेस भी इसमें शामिल है। तो ये कुछ मुख्य बातें इस बजट की। लेकिन सबसे बड़ी बात बजट की यही कि निर्मला सीतारमण ने एक साहसिक बजट पेश किया है। असाधारण समय में थोड़ा साधारण दिखने वाला बजट है, लेकिन बड़े फैसले हैं और सरकार का जो नीयत है वो साफ तौर पर दिखाई दे रही है। और नीयत है कि ग्रोथ हो, विकास हो, तेज़ी से जो अर्थव्यवस्था है उसका पहिया आगे बढ़े और उसके ज़रिए फिर बाकी तमाम जो समस्याएं हैं उनका हल हो। और बहुत से मुश्किल फैसले उन्हें एड्रेस किया है, चाहे वो बैड बैंक के ज़रिए हो या फिर DFI बनाकर हो या डिसइन्वेस्टमेंट का फैसला लेकर। बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए।